हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस भाषा पर नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है। आपको बताना है कि नेपाली भाषा का प्रभाव ये किस भाषा के ऊपर पाया जाता है। आपका सही आंसर होगा अस्कोटी। तो अस्कोटी जो बोली है, अस्कोटी जो भाषा है, इसमें नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। तो तिब्बती भाषा का प्रभाव ये किस भाषा के ऊपर दिखाई देता है। आपका सही आंसर होगा कि जौहरी जो भाषा है, इस भाषा के ऊपर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि तिब्बती भाषा के ऊपर जौहरी जो भाषा है, इस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव पड़ता है, और अस्कोटी जो भाषा है, इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रुद्रावत व पुनाड़ किस जिले के प्राचीन नाम हैं। आपको बताना है कि रुद्रावत व पुनाड़ ये किस जनपद के प्राचीन नाम हैं। प्राचीन काल में रुद्रावत व पुनाड़ नाम से हम किस जनपद को जानते थे। आपका सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग को। तो रुद्रप्रयाग जनपद का प्राचीन नाम क्या था। आप बोलोगे रुद्रावत है या फिर आप बोलोगे पुनाड़ है। तो चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है कि पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा कौन सी है। तो पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा पूछी गई है आपसे, तो कौन सी होगी मुख्य भाषा पूर्वी पहाड़ी की। आपका सही आंसर होगा नेपाली। तो पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा नेपाली है, क्योंकि इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को गोरख्याली भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोरख्याली भाषा को हम किस नाम से जानते हैं, मतलब किस भाषा को बोलते हैं हम गोरख्याली भाषा। आपका सही आंसर होगा कि गोरख्याली भाषा के नाम से हम नेपाली भाषा को बोलते हैं। तो नेपाली जो भाषा है उसको हम गोरख्याली भाषा के नाम से भी जानते हैं, गोरख्याली भाषा या गोरखाली भाषा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मध्य पहाड़ी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां हैं। तो मध्य पहाड़ी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। आपका सही आंसर होगा कि गढ़वाली और कुमाऊं। तो गढ़वाली और कुमाऊनी जो है, ये दो प्रमुख बोलियां हैं। किसकी बोलियां हैं। आप बोलोगे मध्य पहाड़ी हिंदी की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो गढ़वाली भाषा ये गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, कुमाऊनी भाषा ये कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। और तो उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी भाषा और इसके साथ साथ एक नेपाली जो भाषा है ये बोली जाती है। तो ऑप्शन ए गढ़वाली और कुमाऊनी जो भाषा है, ये मध्य पहाड़ी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी पहाड़ी की मुख्य बोली है। तो भौगोलिक दृष्टि से पूछा गया है आपसे कि पश्चिमी पहाड़ी की मुख्य बोली कौन सी होगी भौगोलिक दृष्टि से। आपका सही आंसर होगा जौनसारी। तो ये जो जौनसारी बोली है, ये किस प्रकार की बोली है। आप बोलोगे कि ये पश्चिमी पहाड़ी की एक इम्पॉर्टेंट बोली है, मुख्य बोली है। किसकी। पश्चिमी पहाड़ी की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मध्य पहाड़ी की प्रमुख बोलियां तो गढ़वाली और कुमाऊनी है, और ये पश्चिमी पहाड़ी की कौन सी होगी। आप बोलोगे जौनसारी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था। तो वैदिक कालीन यानी वैदिक समय में उत्तराखंड में ये किसका शासक था। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि त्रित्सु का शासन था। तो वैदिक काल में यहाँ पे उत्तराखंड में किसका शासन था। आप बोलोगे त्रित्सु। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की क्या होती है, एक लिपि होती है। तो जिस प्रकार से हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक उसी प्रकार से नेपाली भाषा की लिपि क्या होगी, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि नेपाली जो भाषा है इसकी लिपि भी देवनागरी है। ऑप्शन
ए यहाँ पे सही दिया गया है। और ये जो रोमन लिपि है ये किसकी लिपि है? आप बोलोगे अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होगी? आप बोलोगे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। और नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नेपाली में किस भाषा की सभी ध्वनियाँ पाई जाती है? तो नेपाली में किस भाषा की सभी ध्वनियाँ पाई जाती है? तो किस भाषा की पाई जाएंगी? आपका सही आंसर होगा कि ब्रज भाषा की। तो ब्रज भाषा की सभी जो ध्वनियाँ हैं वो नेपाली भाषा में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भोटिया जनजाति द्वारा बोले जाने वाली प्रसिद्ध भाषा है। तो भोटिया जनजाति के लोग ये किस भाषा को बोलते हैं? कौन सी भाषा प्रसिद्ध है भोटिया जनजाति की? आपका सही आंसर होगा कि मारछा। तो भोटिया जो जनजाति है, इस भोटिया जनजाति के लोगों की जो मुख्यतः भाषा है, प्रसिद्ध जो भाषा है इनकी, वो कौन सी है? मारछा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस भाषा की कोई लिपि नहीं होती है तथा कोई लिंग भेद नहीं होता है? तो सामान्य रूप से क्या होता है कि सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि किस भाषा की कोई लिपि नहीं होती है तथा कोई लिंग भेद नहीं होता है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि ये जो रणवु है, ये रणवु एक प्रकार की भाषा है और इस भाषा की कोई लिपि नहीं होती है और ना ही इसमें कोई लिंग भेद होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि थारू बोली में पश्चिमी हिंदी की किस बोली के तत्व नहीं पाए जाते? तो आपसे पूछा गया है कि थारू बोली में पश्चिमी हिंदी की किस बोली के कोई भी तत्व नहीं पाए जाते हैं? आपका सही आंसर होगा कि अवधी के। तो अवधी जो भाषा है, इस अवधी भाषा की कोई तत्व नहीं पाए जाते हैं। किस में? आप बोलोगे थारू बोली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है, अवधी भाषा। चलिए अगला प्रश्न है कि बुक्सा बोली को किसने ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा था? तो बुक्सा जो बोली है उत्तराखंड की, बुक्सा जनजाति के द्वारा बुक्सा बोली बोली जाती है और इस बुक्सा बोली को किसने ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपका सही आंसर होगा अमीर हसन ने। तो अमीर हसन ने क्या कहा था कि उत्तराखंड के जो बुक्सा जो जनजाति है उनके द्वारा बुक्सा बोली बोली जाती है और अमीर हसन के द्वारा इस बुक्सा बोली को क्या कहा गया था? ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि व उच्चारण के आधार पर कुमाऊनी बोली को कितने भागों में बांटा गया? तो कुमाऊनी बोली को कितने भागों में बांटा गया है ध्वनि व उच्चारण के आधार पर? तो कितने मतलब कुमाऊनी बोली को कितने भागों में बांटा गया है? आपका सही आंसर होगा कि 4 भागों में। तो 4 भागों में बांटा गया है ध्वनि व उच्चारण के आधार पर कुमाऊनी बोली को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यमुनोत्री माँ की शीतकालीन पूजा होती है। तो यमुनोत्री धाम के कपाट जब बंद होते हैं तो शीतकालीन में पूजा कहाँ पर होती है? आपका सही आंसर होगा खरसाली में। तो यमुनोत्री के खरसाली में क्या होता है कि माँ यमुना की या फिर यमुनोत्री माता की क्या होती है? वहाँ पे शीतकालीन में पूजा होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सौर संप्रदाय के उपासक किसकी उपासना करते हैं? तो सौर संप्रदाय के जो उपासक हैं ये किसकी उपासना करते हैं, अर्थात किसको पूजते हैं? आपका सही आंसर होगा कि ये सूर्य को पूजते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो सौर संप्रदाय के जो उपासक हैं वो सूर्य की पूजा करते हैं, अर्थात सूर्य को अपना भगवान के रूप में उनको पूजते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मध्यवर्ती क्षेत्र में किस बोली का लोक साहित्य मिलता है? तो मध्यवर्ती क्षेत्र में पूछा गया है आपसे कि मध्यवर्ती क्षेत्र में किस बोली का लोक साहित्य मिलता है? आपका सही आंसर होगा कि ये जौनसारी जो बोली है। तो जौनसारी बोली का साहित्य मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली
देश की प्रथम विधानसभा है। तो सवाल पूछा गया है आपसे कि किस राज्य की विधानसभा के द्वारा अपनी एक पृथक वेबसाइट स्थापित की गई है, अर्थात अलग से वेबसाइट बनाई गई है। आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड राज्य के द्वारा। तो उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जिसकी विधानसभा ने अलग से अपनी एक वेबसाइट तैयार की है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि उजली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है। तो उजली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपका सही आंसर होगा कि ये थारू जनजाति से संबंधित है। उजली होली कौन मनाते हैं, थारू जनजाति के लोग मनाते हैं। या फिर अनेरी होली बोलेंगे हम, अनेरी होली कौन मनाते हैं, आप बोलोगे थारू जनजाति मनाते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि ये जो जनजातियां हैं, थारू जनजाति, भोटिया जनजाति, राजी जनजाति, जौनसारी जनजाति, तो उत्तराखंड में ऐसी कितनी जनजातियां हैं कुल, आप बोलोगे 5 जनजातियां हैं। और ये 5 जो जनजातियां हैं अनुसूचित जनजातियां अर्थात एसटी, ये कब घोषणा हुई थी, इनकी कब घोषित किया गया है, आप बोलोगे 1967 में घोषित हुई थी 5 जनजातियां। ये उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियां हैं। तो चलिए अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में एससी की कितनी जातियां हैं, अर्थात अनुसूचित जाति की कितनी जातियां हैं उत्तराखंड में, आप बोलोगे 65। और एसटी की कितनी जातियां हैं, आप बोलोगे 5 जातियां हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है। तो एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा कि जो मिट्टी और पत्थर से निर्मित किया गया है, अर्थात बनाया गया है। आपका सही आंसर होगा कालागढ़ बांध। तो ये जो कालागढ़ बांध है, ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा बांध है, अर्थात पूरे एशिया का सबसे बड़ा बांध है कि जो मिट्टी और पत्थर से निर्मित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है, कालागढ़ बांध। तो चलिए अगला प्रश्न है कि एक हथिया देवाल का मंदिर कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में एक हथिया देवाल का मंदिर ये कहाँ पर अवस्थित होगा, आपका सही आंसर है ये आलमिया गांव में अवस्थित है। किस गांव में अवस्थित है, आप बोलोगे आलमिया गांव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एशियाई कंपनी पेसंक लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना ये उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया है या किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा हरिद्वार में। तो उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में ये सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क इसकी स्थापना हरिद्वार जनपद में किस कंपनी के द्वारा किया गया है, आप बोलोगे ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेसंक लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो पुरोला घाटी की जीवन रेखा हम किस नदी को कहते हैं, आपका सही आंसर होगा कमल नदी को। तो कमल नदी को क्या कहा जाता है, पुरोला घाटी की जीवन रेखा अर्थात पुरोला घाटी का वरदान हम कमल नदी को कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो पुरोला घाटी है ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत पुरोला क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और यहाँ पे कमल नदी बहती है और ये कमल नदी, ये जो कमल नदी है ये पुरोला की एक बहुचर्चित नदी है। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये जो पुरोला घाटी है ये लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, आप बोलोगे लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, कमल नदी। अगला प्रश्न है कि मनेरा ताल स्थित है। तो मनेरा ताल ये उत्तराखंड के किस स्थान पर अवस्थित होगा, आपका सही आंसर है कि मनेरा ताल ये उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या है। तो वर्तमान समय में उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हैं, आपका सही आंसर होगा कि 9 नगर निगम हैं। तो वर्तमान समय में उत्तराखंड में 9 नगर निगम हैं। तो ध्यान रखिएगा 9वां जो नगर निगम है वो कौन सा बना था, तो श्रीनगर ये 9वां नगर निगम के रूप में बना है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे। तो कुमाऊं का जो मल्ल राजा है
उसको कुमाऊं के लोग किस नाम से पुकारते थे? आपका सही आंसर होगा पर्वत डोटी नाम से। तो पर्वत डोटी नाम से हम किस राजा को जानते हैं? आप बोलोगे मल्ल राजा कुमाऊं के हैं और इनको पर्वत डोटी नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चौपख्या मेला किस जनपद में लगता है? तो चौपख्या नामक जो मेला है उत्तराखंड का, ये किस जनपद में आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा कि ये चौपख्या मेला ये पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में प्रसिद्ध झाकर सैम मंदिर किस जनपद में है? तो पूछा गया है आपसे कि कुमाऊं का मंदिर है, अर्थात कुमाऊं का है, और ये जो झाकर सैम मंदिर है ये कुमाऊं के किस जनपद में अवस्थित है? ये आप जानते हैं कि उत्तराखंड में दो मंडल हैं, गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं मंडल है। तो आपका जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो ज़िले हैं ये आपका चमोली या तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। अब आपसे पूछा गया है कि अल्मोड़ा या बागेश्वर में झाकर जो सैम मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो परिवहन निगम की स्थापना ये किस वर्ष होती है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि 30 अक्टूबर 2030 को, 30 अक्टूबर 2003 को उत्तराखंड परिवहन निगम की क्या होती है? स्थापना होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मक्खन मेला कहाँ लगता है? तो मक्खन मेला कहाँ पर आयोजित होता है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में। तो ये जो दयारा बुग्याल है ये किस जनपद में अवस्थित है? आप बोलोगे उत्तरकाशी में अवस्थित है। और यहाँ पर मक्खन की होली खेली जाती है और इसको हम मक्खन मेला के नाम से भी जानते हैं। तो किस जनपद में आयोजित होता है मक्खन मेला? आप बोलोगे उत्तरकाशी जनपद में आयोजित होता है। और कहाँ पर, किस बुग्याल में होता है? आप बोलोगे दयारा बुग्याल में होता है। तो चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस कर का उल्लेख मोनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है? तो वो कौन सा कर है, टैक्स है, जिसका उल्लेख मोनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है? आपका सही आंसर होगा कि वो आपका जो ये कटक है और रतंगली है, ये दोनों प्रकार के टैक्स थे उत्तराखंड में। ये इसका, इन दोनों का उल्लेख है मोनाकोट ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि वमन बुग्याल सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो वमन सुयाल सूर्य मंदिर किस जनपद में अवस्थित होगा? आपका सही आंसर है अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे अल्मोड़ा में। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।